हेलो स्टूडेंट्स। आज हम केस स्टडी का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की केस स्टडी। केस स्टडी के फर्स्ट पार्ट में हमने 12 केस स्टडी की थी और 12 केस स्टडी के आसपास ही हम इस क्लास में करेंगे। तो एक आपको आइडिया लग जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि केस स्टडी किस टाइप की आती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, केस स्टडी हम करेंगे, लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे आप केस स्टडी करें उससे पहले आप कंसेप्ट की क्लास जरूर एक बार देखें, क्योंकि इससे आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, साथ में आपको कॉन्फिडेंस बनेगा केस स्टडी को सॉल्व करने। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने ये सब किया होगा। तो हम चलते हैं केस स्टडी पे। तो आज की केस स्टडी नंबर 1 ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम वो देखेंगे कि वो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई द डिसीजन। हमें डिसीजन की बात पूछी है दैट अंकित विल हैव टू टेक एंड आल्सो डिस्कस एनी 5 फैक्टर which help him in taking these decisions। तो हमें डिसीजन का नाम बताना है और उसके 5 फैक्टर बताने हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, मीन्स जिसको हम कंसिडर करते हैं एट द टाइम ऑफ टेकिंग द डिसीजन। ठीक है, तो आप देखिए डिसीजंस की बात क्या होती है। हमें पता है कि डिसीजंस हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो आप 3 डिसीजंस के अंदर इसको फिट करके देखिएगा। टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड अर्न ए नेट प्रॉफिट ऑफ 50 करोड़। Ankit, the finance manager of Tata International Limited, want to decide how to appropriate this profit। देखिए वो क्या चाहता है मिस्टर अंकित। हाउ टू अप्रोप्रिएट दिस प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट को कैसे अप्रोप्रिएट किया जाएगा। अप्रोप्रिएट मीन्स होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। मीन्स डिसीजन इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड जो डिसीजन होता है वो हमारा कौन सा डिसीजन होता है, वो हमारा डिसीजन का नाम होता है डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, और पहला तो पार्ट हमारा ये हो गया क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट में उसने पूछा कि आप कोई भी 5 फैक्टर बताइए, तो 5 फैक्टर हमें बता देंगे। हमने क्लास में बहुत सारे फैक्टर्स किए हैं, स्टेबल अर्निंग, स्टेबल डिविडेंड रेट, ठीक है ना, मार्केट कंडीशन कैसी है, कैश फ्लो पोजीशन कैसा है, ठीक है, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट किस टाइप का है। तो ये सारे हमने पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो आप उन जो भी आपको अच्छे लगे आप उसमें से कोई भी 5 फैक्टर यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं केस स्टडी नंबर 2। देखिए केस स्टडी नंबर 2 थोड़ी लेंथी लग रही है आपको, लेकिन स्टूडेंट्स आपको मैं एक बात बताऊं, कभी भी केस स्टडी की शक्ल देख के डरना मत। कई बार ऐसा होता है कि शक्ल में कुछ नहीं होता, केस स्टडी बहुत ईजी होती है। तो कभी हमें डरना नहीं है केस स्टडी से, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। ठीक है, अगर हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो कोई भी केस स्टडी आ जाए हम उसको सोल्व कर देंगे जी। तो स्टूडेंट्स देखेंगे हम इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, 2 क्वेश्चन उसने पूछे हुए इसी में। तो पहले देखिए क्या है, कीपिंग द एबो कंसिडरेशन इन माइंड नेम द सोर्स ऑफ फाइनेंस। हमें क्या पूछा, सोर्स ऑफ फाइनेंस। शालिनी शुड नॉट चूज, जो चूज नहीं करेगी वो पूछा है। फॉर फाइनेंसिंग द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ हर फूड प्रोसेसिंग बिजनेस गिव 1 रीजन, और वो क्यों चूज नहीं कर रही है हमें उसका रीजन बताना है। ठीक है, और सेकंड में क्या पूछा है कि एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर अपार्ट फ्रॉम दो स्टेटेड इन एबो सिचुएशन। आपको 2 फैक्टर बताने हैं जो आपने ऊपर बता दिया, उसके अलावा वी शालिनी शुड कीप इन माइंड व्हाइल टेकिंग द डिसीजंस। मींस आपको एक रीजन तो यहाँ बताना है और 2 रीजन आपको यहाँ बताने हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं शालिनी की केस स्टडी। Shalini, after acquiring a degree in hotel management and business administration, took over her family food processing company of manufacturing pickles, jams, and squares. The business was established by her great grandmother and was doing reasonably well. अच्छा चल रहा था। However, the fixed operating cost of business were high। ध्यान से देखिए और अंडरलाइन करते जाइए, जहां भी आपको कुछ ऐसा मिले कि हमारे काम आ सकता है आप उसको अंडरलाइन करते जाइए। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ बिजनेस वर हाई, ठीक है, हमने अंडरलाइन कर लिया। एंड द कैश फ्लो पोर्शन और वाज वीक, कैश फ्लो पोर्शन में हमारी क्या है यहाँ पे डाउन चल रही है। She wanted to undertake modernization of the existing business to introduce the latest manufacturing process।
अब वो क्या कर रहे हैं, लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो अपना इस्टेब्लिश करना जा रही है। ठीक है, मीन्स हम इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी अपग्रेड। ठीक है, ये इसका एक सही नाम है। एंड डाइवर्सिफाई इनटू द मार्केट ऑफ चॉकलेट एंड कैंडल, मीन्स अपने मार्केट को भी क्या करे, वो डाइवर्सिफाई कर रहा है। ठीक है, शी वॉज वेरी enthusiastic and approached a finance consultant who told her that approximately 50 lakh would be required for undertaking the modernization and expansion. उसने कहा कि 50 लाख रुपए चाहिए आपको मॉडर्नाइजेशन के लिए और एक्सपेंशन के लिए। He also informed her that her stock market was going through a bullish phase. bullish phase मतलब डाउन चल रहा है, ये तो आप इसको डाउन मान लीजिएगा। ठीक है ना, मीन स्टॉक मार्केट कंडीशन आर नॉट इन फेवर। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि उसका कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस उसको चूज करना चाहिए और वो कौन सा चूज नहीं कर रही। ठीक है ना, तो आपको ये बात पूछी है उसने, तो आपको ध्यान से देखना है क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, एक तो हमारी क्या है, मैं आपको रीजन लिख रहा हूँ, आप देखते रहिए। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो क्या हो रही है, हाई हो रही है। आपको पता है दो सोर्स होते हैं, एक तो डेट और एक इक्विटी, मींस ब्रॉड फंड एंड ओनर फंड। जब हमारे कॉस्ट फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी ज्यादा है, मींस हमें फिक्स कमिटमेंट ज्यादा देना है, तो क्या हम डेट इशू करेंगे इक्विटी इशू करेंगे, आप बताइए। डेट पे और फिक्स कमिटमेंट आएगा और फिक्स कमिटमेंट ऑलरेडी आपके चल रहा है, तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इक्विटी को इशू करेंगे। ठीक है, दूसरा रीजन, हमारा कैश फ्लो भी डाउन है, तो कैश फ्लो अगर हमारा लो होगा तो कल को हमें अगर डेट पे ब्याज देना पड़ा तो हम कैसे देंगे ब्याज भाई, नहीं दे पाएंगे ना, कैश फ्लो पोजीशन भी हमारी डाउन है। ठीक है, और एक हम एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंशन कर रहे हैं हम, तो बिजनेस एक्सपेंड करेंगे तो सिंपल सी बात है, हमें पैसे की जरूरत रहेगी, और अगर वही पैसा हम इंटरेस्ट के फॉर्म में डेट को पे कर देंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक हमारी स्टॉक की जो कंडीशन है, स्टॉक मार्केट कंडीशन, वो बुलिश फेस में है। तो ये हमारे 4 रीजन है। ठीक है ना, बुलिश पोजीशन लिख सकते हो आप, बुलिश कंडीशन। तो इन 4 रीजन है, चारों रीजन में हमें देखा है तो हमें ये लगा है कि डेट की बजाय हम इक्विटी को ऑफर करें। ठीक है ना, क्योंकि डेट इस टाइम हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आई है, कैश फ्लो हमारा अच्छा नहीं है, पैसे है नहीं हमारे पास, हम बिजनेस को एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमें उसके लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हम फिक्स कमिटमेंट पे नहीं कर सकते, और मार्केट में कंडीशन वैसे डाउन चल रही है। जब मार्केट में हमारी कंडीशन डाउन है, स्टॉक मार्केट में शेयर डाउन है, तो हमें कौन लोन देगा, हमें कौन बाहर के लोग पैसे देंगे, हमें अपना पैसा खुद से अरेंज करना पड़ेगा। हमने बताया था अपने नॉर्मल क्लास में। तो ये जो आपके 4 फैक्टर्स हैं जो ये करें कि आप इक्विटी को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि नेम द सोर्स ऑफ फाइनेंस सैलरी शुड नॉट चूज फॉर फाइनेंस, तो उसको कौन सा चूज नहीं करना चाहिए, उसको डेट चूज नहीं करना चाहिए। उसको आपको रीजन बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा कि फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी इज हाई, कैश फ्लो पोजीशन इज वेरी वीक एंड मार्केट इज आल्सो इन बुलिश कंडीशन। ठीक है ना, सो वी आर नॉट एबल टू पे कमिटमेंट रिलेटेड टू डेट। ठीक है ना, तो इस हिसाब से वो डेट को यहाँ पे चूज नहीं करेगी। उसका रीजन क्या, एक रीजन आपको यहाँ बताना है, 2-3 रीजन आपको यहाँ बता देना, टोटल 3-4 रीजन आपके सामने। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, उसने को पूछा कि कौन सा चूज नहीं करेंगे, तो आपको लिखना डेट चूज नहीं करेंगे, वो इक्विटी को चूज करना चाहिए सैलरी। ठीक है, देखिए केस स्टडी नंबर 3, स्टेट विद रीजन whether the working capital requirement of India logistic will be high or low। देखो छोटा सा क्वेश्चन है कि इसकी वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है या कम है। तो देखिए, इंडिया लॉजिस्टिक एज इट्स ओन वेयर हाउसिंग अरेंजमेंट एट की लोकेशन अक्रॉस द कंट्री। इट वॉज वेयर हाउसिंग सर्विस, ध्यान रखिए सर्विस सेक्टर है, और सर्विस सेक्टर के अंदर जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वर्किंग कैपिटल कह लो चाहे फिक्स कैपिटल कह लो, कोई भी है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, हाई या लो।
लो होती है, और मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा होती है। मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं है, ये तो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इट मीन्स इसकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। केस स्टडी नंबर 4 पहले देखिए। द above discussion about the company led to various factors which decide how much of the profit should be retained and how much has to be distributed। मीन्स ये कौन से डिसीजन की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है डिविडेंड डिसीजन की। और हमें बताना क्या है? हमें बताना है वेरियस फैक्टर्स, ठीक है ना। और आपको करना क्या है? वेरियस फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है, उसको एक्सप्लेन करना है विद कोटिंग। तो आप केस स्टडी में इस फैक्टर्स को ढूंढेंगे जो डिविडेंड डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं, आप उसको लिखिए और एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं केस स्टडी। Sraha Limited is a company manufacturing cotton yarn. It has been consistently earning food profit for many years. This year too, it has been able to generate enough profit। ये तो देखिए उसके पास प्रॉफिट काफी है। There are is availability of enough cash, उसके पास कैश भी काफी है। एंड द गुड प्रोस्पेक्ट फॉर द ग्रोथ इन फ्यूचर, और फ्यूचर में हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी है, ठीक है ना। इट इज ए वेल मैनेज ऑर्गेनाइज एंड बिलीव इन द क्वालिटी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड गुड रिम्यूनरेशन प्रैक्टिस। इट हैज मैनी शेयर होल्डर्स हु प्रेफर टू रिसीव ए रेगुलर इनकम, ठीक है, रेगुलर इनकम मिल रही है उसको इन्वेस्टमेंट पे। इट हैज टेकन ए लोन ऑफ 40 लाख फ्रॉम IDBI एंड इज द बाउंड बाय सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। देखो उन्होंने बाउंड कर दिया, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है IDBI बैंक ने ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ लोन एग्रीमेंट्स। लोन की जो एग्रीमेंट उसमें कुछ टर्म थी ऐसी कि आप के अकॉर्डिंग आप डिविडेंड अपना इशू कर सकते हो। तो पहले बताइए कि वो कौन कौन से फैक्टर है। फैक्टर आपको इसमें दिख रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर होंगे इसमें? एक तो कैश फ्लो पोजीशन, तो कैश फ्लो पोजीशन के बारे में आप लिख दीजिए, कैश फ्लो पोजीशन कैसे इफेक्ट करता है हमारे डिविडेंड को, ठीक है। एक यहाँ पे गुड कैश फ्लो पोजीशन अगर ज़्यादा है तो हम डिविडेंड ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना। अगर ये हाई है तो डिविडेंड भी क्या होगा? हाई। और अगर कैश फ्लो पोजीशन डाउन है तो डिविडेंड भी क्या होना चाहिए? लो होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। और सेकंड पॉइंट है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। तो सेकंड पॉइंट मैं लिख रहा हूं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का देखिए, अगर हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो हम डिविडेंड क्या करेंगे? ज़्यादा डिक्लेयर करेंगे या कम करेंगे? हम कम करेंगे, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है ना, हम ज़्यादा पैसा बनाएंगे, उसको डिविडेंड में कम देके रिटेन ज़्यादा करेंगे। मीन्स हम ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, और हमारे पास अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है, मीन्स हमारे पास इतना काम नहीं है, तो हम उसको पैसे को क्या कर देंगे? डिविडेंड दे देंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। और तीसरा फैक्टर यह आ जाएगा आपका, ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, ठीक है ना, लोन एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है, एनी एग्रीमेंट, ठीक है, ऑफ बोरोवर, कुछ मर्जी लिख सकते हो, कोई ब्रोवर का एग्रीमेंट है या, ठीक है, लोन के रिगार्डिंग एग्रीमेंट है, तो उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा वो जैसा कर रहे हैं। और एक पॉइंट इसमें और बच गया जिसको हम बोलेंगे रेगुलर इनकम। देखिए रेगुलर इनकम, अगर हमारे इंटरेस्टेड है हमारे शेयर होल्डर, तो हमें उसको डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना, डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। और अगर वो माइंड नहीं करते रेगुलर इनकम को, वो कैपिटल गेन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो फिर हमें उसको अभी डिविडेंड ना देके हम उसको बाद में कैपिटल गेन देंगे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। आप क्लास देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो आप ये लाइन कोटिंग कर दीजिएगा, लाइन हमने इसको अंडरलाइन कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5,
देखिए क्या पूछा क्वेश्चन में, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर दिस कंपनी। एक तो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बताना है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द डिसीजन, यहाँ डिसीजंस के बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में बताना है। स्टेट एनी टू कॉमन फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। देखिए यहाँ पे जो फिक्स और वर्किंग कैपिटल के जो फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर बताने हैं जो दोनों को इफेक्ट करें, फिक्स को भी वर्किंग कैपिटल को भी। तो आपको याद होगा हमने क्लास नंबर 7 और क्लास नंबर 8 में फिक्स और वर्किंग कैपिटल और उसके जो रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो फैक्टर्स है वो हमने अपलोड किया था। आप उस क्लास को जाके देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स मिल जाएंगे, तो वो फैक्टर हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। Sub Limited is manufacturing steel at its plant in India. It is enjoying a buoyant demand for its product as economic growth is about 7 to 8%, and the demand for steel is growing. The company has decided to set up a new steel plant to cash on that increased demand. कंपनी क्या चाहती है, एक न्यू प्लांट सेटअप करना चाहती है। इट इज एस्टिमेट दैट इट विल बी रिक्वायर्ड अबाउट 2000 करोड़ टू सेटअप एंड अबाउट 500 करोड़ ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो हमें 2000 करोड़ रुपए तो उसको सेटअप के लिए चाहिए, मीन्स फिक्स कैपिटल के लिए चाहिए, और 500 मीन्स 500 करोड़ रुपए चाहिए हमें वर्किंग कैपिटल के लिए। तो पहले तो आप ये देखिए कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव आपको पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कॉमन ही ऑब्जेक्टिव होते हैं सभी में। पहला इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे पास फंड अवेलेबल हो, दूसरा उसका सफिशिएंट यूज हो। ठीक है ना, तो वो आप इसमें लिख सकते हो। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, एबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड और दूसरा हम लिखेंगे यूटिलाइजेशन। ठीक है, एक अवेलेबल होना चाहिए और अगर अवेलेबल है तो उसका फिर प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे डिसीजन की बात कर रहा है, तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा डिसीजन होगा। यहाँ पे कोई पैसा लेने की बात हो रही है क्या, कौन से सोर्स से लेंगे हम। देखो जब ऐसे बात आ जाती है क्वेश्चन में कि हम कौन से सोर्स से ले रहे हैं, इक्विटी से ले रहे हैं या डेट से ले रहे हैं, तब वहां पे फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। अभी तक तो वो स्टैब्लिश की बात हो रही है ना कि उसको 2,500 करोड़ रुपए चाहिए, 2000 सेटअप के लिए, 500 वर्किंग कैपिटल के लिए। तो मीन्स ये किस डिसीजन की बात कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट इन टू कॉमन फैक्टर, दो कॉमन फैक्टर बताएं जो फिक्स और वर्किंग कैपिटल में होते हैं। आप क्लास में देखोगे स्टार्टिंग में ही हमारे दो फैक्टर है जो कॉमन है, मैंने लिखे थे, नेचर ऑफ बिजनेस और एक है उसमें स्केल ऑफ ऑपरेशन। आप उसको देख लीजिएगा, ये दोनों हमारे कॉमन फैक्टर है, बहुत इजी है। अगर बिजनेस हमारा ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर की है तो फिक्स कैपिटल भी कम चाहिएगी, वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिएगी। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग है तो फिक्स कैपिटल भी ज़्यादा चाहिएगी, वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिएगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन अगर लो स्केल का है तो फिक्स भी कम चाहिएगी, वर्किंग भी कम चाहिएगी। और अगर हम लार्ज स्केल पे अपना काम करते हैं तो फिक्स एज वेल वर्किंग दोनों हमें ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आइडेंटिफाई द डिसीजन। देखो सिंपल सा है, आपको डिसीजन बताने हैं, तीन है, तीनों में से कोई एक देखना है। देखिए क्या कर रहे हैं, इन ए कंपनी प्रॉफिट आर हाई एंड इन फ्यूचर लेस स्कोप ऑफ एक्सपेंशन एग्जिस्ट। कभी भी एक लाइन को पढ़ के इस मैटर में मत पहुंचे कि क्वेश्चन का आंसर आ गया, पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है ना, द कंपनी हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट लेस अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द इट्स शेयर होल्डर। कंपनी ने डिसाइड किया कि हम कम प्रॉफिट का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मीन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। और जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है वहां आपको पता है कौन सा डिसीजन होता है, डिविडेंड डिसीजन होता है। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें तो। क्वेश्चन नंबर 7, ए कंपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 7 लाख। इट पे 10% इंटरेस्ट ऑन इट्स डेट। ठीक है, 10% उसको इंटरेस्ट देना है और हमारा डेट कितने का है, 50 लाख का। अब आप सबसे पहले देखिए अर्निंग कितनी है इसकी। अर्निंग वो कर रहा है 7 लाख की है।
और पे कितना करना है आपको? आपको 10% इंटरेस्ट पे करना है, मीन्स 5 लाख पे करना है। तो अब बताओ, यू आर इनेबल टू पे योर फाइनेंशियल कमिटमेंट इन दिस केस। आप कहोगे यस, बिकॉज अर्निंग इज 7 लाख एंड कमिटमेंट इज 5 लाख। तो आप इसको इजिली पे कर सकते हो क्योंकि हमारी अर्निंग अभी भी ज़्यादा है। तो इस केस में आप क्या प्रेफर करोगे? इस केस में हम डेट को प्रेफर करेंगे। इस केस में हम डेट को प्रेफर करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा है देने के लिए। अगर हम डेट लेते हैं तो हमारा इंटरेस्ट कितना बनता है? 5 लाख, और हमारे पास अर्निंग कितनी है? 7 लाख। तो आप पे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो हम डेट को प्रेफर करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फाइनेंस मैनेजर की फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहती है कि बाहर से पैसा लिया जाए जितना मिलता है। जब बाहर से मिलना बंद हो जाएगा तब ओनर फंड को यूज करना है। तो हमारे पास 7 लाख का अर्निंग पड़ा है और 5 लाख हमें इंटरेस्ट का देना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे देंगे आराम से। तो डेट इशू कर दीजिए। तो पहले कैसे में आ जाएगा? डेट के रिगार्डिंग। दूसरा पूछा उसने नेम ऑफ द कंसेप्ट, तो कंसेप्ट की बात हो रही है, किस में डेट और इक्विटी आता है? उस कंसेप्ट का नाम होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। लिख लीजिए। अब केस नंबर 3 क्या कर रहा है कि आप कंपनी के डिसीजंस को बताइए इफ कंपनी ईबीआईटी बिकम 3 लाख। अब इसमें देखिए, यहाँ पे ईबीआईटी कितनी होगी? 3 लाख। अगर हम यहाँ पे डेट इश्यू करते हैं तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 5 लाख। अर्निंग कितनी है? 3 लाख। तो अब पॉसिबल नहीं है, और जब पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे? घर का पैसा यूज करेंगे। घर का पैसा मीन्स ओनर फंड मीन्स इक्विटी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम सफिशिएंट इंटरेस्ट को पे नहीं कर सकते, हम अपने कमिटमेंट को पे नहीं कर सकते बिकॉज आवर अर्निंग इज लो कंपेयर टू आवर फिक्स कमिटमेंट। अर्निंग 3 लाख है, कमिटमेंट हमारा 5 लाख है, मीन्स इंटरेस्ट 5 लाख रुपए में देने हैं, अर्निंग 3 लाख है, तो कैसे दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो डेट करना कोई जरूरी थोड़ी है। फिर हम किस पे जाएंगे? हम इक्विटी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पहले केस में आप लिख दीजिएगा डेट, और दूसरे केस में लिख दीजिए जब इसकी 3 लाख हो जाएगी तो ये होगा हमारा फिर इक्विटी, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे सफिशिएंट मीन्स इनेबल नहीं है, ठीक है ना, हमारी अर्निंग सफिशिएंट नहीं है फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप कैसे भी लिख सकते हो, समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 8। In the context of above cases, how is the decision to undertake computerized of own warehouse likely to affect the fixed capital? तो ये कह रहा है जो कंप्यूटराइजेशन है वेयर हाउस की, वो किस हिसाब से हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। तो आपको ये बताना है। कंप्यूटराइजेशन में होता है कुछ न्यू टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ बातें होगी। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। Storage Solution Limited is a large warehousing network company operating through a chain of warehousing at 40 different locations across India. ठीक है। The company now intend to undertake computerization of its own warehouse as it seeks to provide better value-added and cost-effective solutions for scientific storage and preservation service to the market participant dealing in agriculture product, ठीक है ना। जो फार्मर है उनको वेयरहाउसिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो अब आप इसमें केस स्टडी को पढ़ोगे तो आपको कहीं कहीं टेक्नोलॉजी का मैटर जरूर आएगा। तो हम इसको बोलेंगे टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हैं। और जब आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हो तो आपके फिक्स कैपिटल पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बता दीजिए। सिंपल सी बात है, जब टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाता है मीन्स टेक्नोलॉजी हमारी ऑब्सोलेट हो रही है, हम उसको कुछ नया लुक दे रहे हैं, तो हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा रहेगी। बस आपको एक सिंगल लाइन में इसको लिखना है कि स्टोरेज सॉल्यूशन लिमिटेड इज गो फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, सो देयर आर रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल इज हाई, ठीक है ना। बस आपको इतना लाइन लिखना और इसमें कुछ नहीं करना। Case study number 9. Name the different kind of financial decisions taken by the company by quoting line. आपको इस केस स्टडी में बताना है कि कौन सा डिसीजन लिया गया है।
डू यू थिंक द फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीम ऑफ द कंपनी हैज बीन एबल टू अचीव द प्राइम ऑब्जेक्टिव? तो आपसे पूछा कि क्या वो प्राइम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो बताइए, और क्यों नहीं कर रहे तो बताइए। ठीक है, आपको रीजन देना। तो देखते हैं क्वेश्चन। विजन लिमिटेड इज ए रिनोन मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर इन इंडिया। Presently it owns 234 screen in 45 properties at 20 location in the country। ठीक है ना, मल्टीप्लेक्स में काम करते हैं वो। Considering the fact that there is a growing trend among the peoples to spend more of their disposable income or entertainment। ठीक है ना, ये growing trend है। 2 years back the company had decided to add more screen to its existing setup and increase facility to enhance leisure, food chain, etc. It had then floated an initial public offer, ठीक है, of equity shares in order to raise the desired capital. The issue was fully subscribed and paid. Over the year, the sale and profit of the company have increased tremendously, and it has been declaring higher dividend and market price of the share has been increased। उसने डिविडेंड ज़्यादा दिया, अल्टीमेटली हमारा जो मार्केट प्राइस था शेयर का वो इंक्रीज हो गया। तो स्टूडेंट्स अब आप इसमें ढूंढ के बता सकते हो इसमें कौन कौन से डिसीजंस की बात हो रही है। उसमें वो कह रहा है कि उसने डिसाइड किया कि हम नई स्क्रीन सेटअप करेंगे। जब सेटअप करेंगे तो सिंपल सी बात है, किसकी बात कर रहा है ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। तो आप इसको लिख दीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा, कोट कर दीजिएगा। ठीक है ना, कि कंपनी है डिसाइडेड मोर एंड मोर स्क्रीन टू एग्जिस्टिंग सेटअप, मतलब उसने ये डिसाइड किया कि हम और इसमें स्क्रीन को सेटअप करेंगे जो ऑलरेडी चली इसके साथ में। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी है यहाँ पे। ठीक है, वो आईपीओ से शेयर इशू कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है, पैसे की बात हो रही है, फाइनेंशियल रिलेटेड डिसीजंस है। और वो कह रहे हैं हाई डिविडेंड पॉलिसी, उसने हाई डिविडेंड डिक्लेयर किया। मीन्स ये कौन सा डिसीजंस की बात कर रहा है, ये डिविडेंड डिसीजंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि क्या वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर कोई जो कंपनी होती है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, हमने पढ़ा था। ठीक है ना, फाइनेंस मैनेजमेंट का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था प्रॉफिट मैक्सिमाइज। प्रॉफिट किसका, शेयर होल्डर का। और शेयर होल्डर का प्रॉफिट कब होगा, जब उसके जो शेयर्स है उसका मार्केट प्राइस हाई होगा। तो क्या यहाँ पे मार्केट प्राइस हाई हो रहा है, आप इस लाइन को देख लीजिएगा, द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर हैज इंक्रीज। तो मार्केट प्राइस इसके क्या है, बढ़ रहे हैं। इट मींस इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो रहा है, अचीव हो रहा है। तो आप इसमें लिख देंगे कि यस द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू प्रॉफिट मैक्सिमाइज इज अचीव्ड। ठीक है ना, आप लाइन कोट करके आप उसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 10। State any one reason because of which the company has been able to declare high dividend। आपको वो रीजन बताना है जिसमें कंपनी एबल हो जाए हाई डिविडेंड को डिक्लेयर करने में, और हमें वो लाइन कोट भी करनी है। ठीक है, तो पढ़िए। वायर वर्कर्स लिमिटेड इज ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वायर्स। डिस्पाइट fierce competition in the industry, it has been able to maintain stability, देखिए, maintain stability in its earning and its policy। ये इसकी पॉलिसी का पार्ट है। यूज ऑफ इट्स प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। द स्मॉल इन्वेस्टर आर वेरी हैप्पी विद द कंपनी एज इट हैज बीन डिक्लेयरिंग हाई एंड स्टेबल डिविडेंड ओवर पास्ट 5 ईयर। ठीक है, तो अब आपके सामने यहाँ पे 2 पॉइंट आ चुके हैं। कंपनी अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करने में एबल है, ठीक है, और वो स्टेबल डिविडेंड दे रही है जिससे उसके जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो काफी हैप्पी है। तो ये इसका एक मेन रीजन है हाई डिविडेंड डिक्लेयर करने का। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो। इसमें रीजन में हम क्या लिखेंगे, एक तो लिखेंगे स्टेबल डिविडेंड या स्टेबल अर्निंग लिख सकते हो, स्टेबल अर्निंग। और दूसरी क्या, उनको रेगुलर इनकम मिल रही है स्मॉल को।
रेगुलर इनकम के बारे में बात लिख सकते हो। तो ये दो रीजन है, ठीक है, जो हम रिकमेंड करेंगे कि इनकी वजह से आपको हाई डिविडेंड देना चाहिए, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक स्मॉल इन्वेस्टर आर हैप्पी विद द कंपनी फॉर डिक्लेयरिंग स्टेबल डिविडेंड। अब आपको पूछा कि वो क्यों हैप्पी है, तो क्यों हैप्पी है आप बता देना। उसको रेगुलर इनकम मिल रही है, रेगुलर इनकम मोर देन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। बस उसको रेगुलर इनकम मिलेगा तो वो क्या रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। तो ये पूछा क्यों हैप्पी है। देखिए नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 11, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा उसने, टाइप ऑफ डिसीजंस नहीं पूछा, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पूछा। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अब दो तरह के होते हैं, तो शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। अब दो होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, एंड लॉन्ग टर्म। अब आप देखेंगे इसमें कौन सा है। मनोज रिनोव्ड businessman involved in export business of leather goods. As a responsible citizen, he chose to use jute bag for packing instead of plastic bag. ठीक है, वो अच्छा एक सिटीजन होने के नाते वो प्लास्टिक बैग ना यूज करके जूट के बैग यूज कर रहे हैं। मोर ओवर ऑन द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड ही डिसाइड टू यूज जूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एस्थेटिक्स हैंडीक्राफ्ट्स कीपिंग इन व्यू द ग्रोइंग डिमांड फॉर नेचुरल गुड्स। ठीक है ना, डिमांड को ध्यान रखते हुए उसने ये हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह ये बनाने स्टार्ट कर दिए। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट हिज प्लान आफ्टर कंडक्टिंग ए फिजिबिलिटी स्टडी ही डिसाइड टू सेटअप, देख लीजिए सेटअप की बात होगी, मैन्युफैक्चर यूनिट फॉर प्रोड्यूसिंग वेराइटी जूट प्रोडक्ट। तो सेटअप का मतलब जहां भी सेटअप आपको दिख जाए ये एक तरह से कीवर्ड्स ही है, वहां हमेशा कौन सा डिस्टेंस होता है, इन्वेस्टमेंट डिस्टेंस होता है। लेकिन अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि वो पूछ रहा है कि इसके टाइप बताओ इन्वेस्टमेंट के। तो इन्वेस्टमेंट के दो टाइप होते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट के टाइम में। एक तो होता है शॉर्ट टर्म के लिए और एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए होता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, और जो लॉन्ग टर्म के लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कैपिटल बजटिंग, अगर आपको याद है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो एक पूरा प्लांट सेटअप कर रहा है, ठीक है ना, एक यूनिट सेटअप कर रहा है, तो वो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा, वो आप देखोगे तो वो हमेशा क्या सा होगा, वो लॉन्ग टर्म होगा। तो आप इसका नाम लिख सकते हो पहले क्वेश्चन में। तो पहले का हमारा आ जाएगा कैपिटल बस्टिंग डिस्टेंस, ठीक है। अब दूसरा देखिए, स्टेट एनी टू फैक्टर दैट इज लाइकली टू कंसीडर व्हाइल टेकिंग डिसीजंस। देखो आपने बहुत सारे फैक्टर पढ़े हैं, कोई भी दो फैक्टर बता दो जो कैपिटल बस्टिंग वही है जो हमारा इन्वेस्टमेंट हमने किया था, ठीक है ना। तो दो फैक्टर्स बता दीजिए। क्योंकि जनरली जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट में ही यूज किया जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाला होता है इन्वेस्टमेंट, उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते नहीं है जनरली। लेकिन अगर क्वेश्चन में यह आ जाए कि आपको इन्वेस्टमेंट का टाइप लिखना है, तब हमें देखना पड़ेगा कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म है तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल से लिंक कर देना उस साइड, और अगर लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है तो फिर उसको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो हमने किया था, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन था, वो वही हमारा क्वेश्चन में आपको लिखना है, ठीक है। अब करते हैं केस स्टडी नंबर 12। आज की क्लास में हम 12 केस स्टडी करेंगे। इस हिसाब से आपकी टोटल 24 केस स्टडी होगी। जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर हम एक नई सीरीज लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ठीक है, केस स्टडी भी लेके आएंगे, तो वो बाद में आता रहेगा। फिलहाल के लिए आप इसकी 2 क्लास एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो हम करते हैं 12th केस स्टडी। व्हाट आर द 2 कंडीशन नेसेसरी फॉर टेकिंग एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की 2 कंडीशन बतानी है। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, मैं इसी कंसेप्ट को अभी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, देखिएगा स्क्रीन पे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या चीज होता है, ध्यान से सुनिएगा। व्हेन वी आर यूजिंग, लिख लीजिए, व्हेन वी आर यूजिंग डेट in our capital structure,
जब हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को यूज करते हैं तो वो होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या होता है, ये तो इसका मीनिंग हो गया। इसका बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट मीन्स अगर हम डेट को यूज करें तो क्या बेनिफिट मिलेगा। डेट को यूज करते हैं तो डेट के ऊपर हमें क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है ना, और इंटरेस्ट क्या होता है, डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होता है। इंटरेस्ट एक डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होता है। हमने पढ़ा था कि इक्विटी पे डिविडेंड पे किया जाता है और डिबेंचर और डेट पे इंटरेस्ट पे किया जाता है। डिविडेंड होता है वो डिडक्टेबल एक्सपेंसेस नहीं है, वो लेस नहीं होता पी&एल से, जबकि इंटरेस्ट होता है वो पी&एल से माइनस हो जाता है। तो हमें इसका क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। टैक्स बेनिफिट मिलता है मीन्स अगर हम इंटरेस्ट 100 रुपए का देते हैं तो जितने परसेंट टैक्स होगा उतने का हमें फायदा मिल जाएगा, मीन्स उतना हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि इससे हमारा क्या होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। तो इसको बोलते हैं टैक्स बेनिफिट। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब वही होता है जब हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट को यूज करते हैं तो वो होता है हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और इसका बेनिफिट होता है टैक्स बेनिफिट। कैसे होता है, बिकॉज इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होता है और इंटरेस्ट हमारे क्या होता है, डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके स्टडी को। तो एक तो उसने कंडीशन पूछी है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की क्या कंडीशन है, तो इससे केस स्टडी का कोई लिंक नहीं है। तो आप इसमें 2 कंडीशन बता दीजिए। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कंडीशन, आप नोट कर लीजिएगा। एक तो हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो हम पे कर यूज कर पाएंगे ना इसको। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक तो ये इसकी कंडीशन है, क्योंकि ट्रेड ऑन इक्विटी का मतलब होता है डेट को यूज करना, और डेट को यूज तभी करेंगे हम ज्यादा कमा रहे होते हैं। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था, अर्निंग हमारी 7 लाख थी, इंटरेस्ट में 5 लाख था, तो हम डेट यूज कर लिया हमने। लेकिन एक केस में हमारी 3 लाख अर्निंग हो गई और इंटरेस्ट हमारा 5 लाख था, तो हमने डेट यूज नहीं किया। तो वही बात यहाँ पे है, हम डेट को तभी यूज करेंगे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को तभी हम यूज करेंगे जब हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फर्स्ट कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन है कि इंटरेस्ट है वो डिडक्टेबल होना चाहिए। तो आप इसको भी लिख लीजिए, इंटरेस्ट शुड बी डिडक्टेबल। इंटरेस्ट क्या होना चाहिए हमारा, डिडक्टेबल होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की, कई बार एग्जाम में आ जाता है 2 या 3 नंबर का, तो आप इसको कर सकते हो। सेकंड देखिए, अज्यूमिंग द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू बी द सेम इट वाज फॉर द करंट ईयर 15%। तो बताओ, डू यू थिंक द फाइनेंशियल मैनेजर विल एबल टू मीट देयर गोल। हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। Wellbeing Limited is a company engaged in production of organic foods. Presently, it sells its product through indirect channel of distribution. But considering the sudden surge in the demand of organic product, the company is now inclined to start its online portal for direct marketing. The finance manager of the company area planning to use debt. वो क्या यूज कर रहा है, डेट यूज कर रहा है, इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट लेने के लिए वो डेट का यूज कर रहा है। इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंशन प्लान, इट्स प्लानिंग टू रेज डेट कैपिटल 40 लाख। और डेट से कितना पैसा लेगा वो, 40 लाख रुपीज लेगा, थ्रू ए लोन ऑफ 10%। उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% है, फ्रॉम इंडस्ट्रियल बैंक जो भी है। द प्रेजेंट कैपिटल बेस ऑफ द कंपनी कॉम्प्रोमाइज 9 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज, मीन्स 90 लाख के हमारे इक्विटी शेयर है। ठीक है, और टैक्स की रेट है 30%। तो हमें इसमें बताना है कि क्या कंपनी अपने गोल को अचीव कर रहा है, तो हमें इसको देखना है अर्निंग कितनी है और वो सारी चीज कितनी है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, कंपनी पास इन्वेस्टमेंट कितना है, 90 लाख ऑलरेडी है उसके पास। ठीक है, और 40 लाख वो डेट के थ्रू और ले रहा है पैसा, तो कितना हो गया, 130 लाख। 130 लाख उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये इक्विटी में है और ये डेट में है। ठीक है,
अब इसके ऊपर वो कितना इसमें कंपेयर कर रहे हैं, उस पर 15% इंटरेस्ट रेट है, 15% इंटरेस्ट रेट है। तो आप इसका इन्वेस्टमेंट के रिटर्न है, ठीक है ना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो आप इसका 130 का 50% करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 19.5 लाख। ये इसके क्या है, ये रिटर्न है, इनकम है इसकी एक तरह से, ठीक है। अब बताइए उसने 40 लाख का वो ले रखा है लोन, और उसका रेट कितना है 10%। तो 40 लाख का 10% कितना होता है 4 लाख। तो 4 लाख उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इनकम उसकी 19.5 लाख है। तो बताइए आप, क्या वो अपने गोल को अचीव कर रहा है? तो यस, गोल को अचीव कर रहा है। वैसे भी अगर आप इसका सिंपल लिख सकते हो कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो है 10%, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारा 15%। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो कंपनी इज इनेबल टू अचीव देयर टारगेट। बस इतना सिंपल से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको प्रैक्टिकली करके दिखाइए ऐसा करके, ठीक है, या फिर सिंपल इसका ऐसा करके दिखा दीजिए। आई थिंक ये तरीका सबसे बेस्ट है, ठीक है, और सिंपल भी है, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको दे रखी है 10%, ये देखो 10% इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखी है ना, पता लगे तो ये देखना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, इंटरेस्ट की रेट से, तो वो ज़्यादा है, ज़्यादा मीन्स हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपकी 2 क्लास हो चुकी है केस स्टडी की, आप इनके स्टडी को जैसे पढ़ लीजिए। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।